नमस्ते। भारत का टैक्स सिस्टम ना एक बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा है, जिसे जीएसटी 2.0 का नाम दिया जा रहा है। अब देखिए, 2017 के बाद ये सबसे बड़ा फेरबदल होने वाला है और इसका सीधा असर हम सब की जेब और कारोबार पर पड़ेगा। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके मायने क्या हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या ये नया टैक्स सुधार वाकई हमारी जिंदगी पर असर डालेगा? मतलब चीजें सस्ती होने वाली हैं या महंगी? कारोबार करना आसान होगा या और मुश्किल? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो हम बात किस बारे में करेंगे? सबसे पहले तो समझेंगे कि जीएसटी 2.0 के बड़े बदलाव क्या हैं। फिर ये देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के नियम क्या कहते हैं, खासतौर पर उनके लिए जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं। फिर इस पर भी नजर डालेंगे कि अगर नियम माने नहीं तो उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है। और आखिर में ये समझेंगे कि सही तरीके से काम करने में ही असली फायदा क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी 2.0 के इस ओवरहॉल की। असल में ये वो हिस्सा है जिसका सीधा सीधा असर चीज़ों के दाम और बिजनेस चलाने के खर्च पर पड़ेगा। आइए देखते हैं कि असल में बदल क्या रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ा और पहला बदलाव है टैक्स स्लैब्स का। सरकार का मकसद है कन्फ्यूजन को कम करना। जहां पहले 5, 12, 18 और 28% के 4 अलग अलग रेट्स थे, अब उन्हें घटाकर सिर्फ 3 कर दिया गया है। 12 और 18% वाले स्लैब को मिलाकर एक 18% का स्टैंडर्ड रेट बना दिया गया है। इसके अलावा 5% का मेरिट रेट है और एक बिल्कुल नया 40% का डीमेरिट रेट, जो खास तौर पर लग्जरी आइटम्स और सेहत के लिए नुकसानदेह चीजों पर लगेगा। यहाँ एक अच्छी खबर है, इस बदलाव से कई चीजें सस्ती होने की उम्मीद है। जैसा कि हम देख सकते हैं, शैम्पू और टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स 18% से सीधा 5% हो जाएगा। छोटी कारें और एसी भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो रहा है। और शायद सबसे बड़ी राहत तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर है, जिसे जीएसटी से पूरी तरह बाहर ही कर दिया गया है। हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि ये सभी नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और कुछ चीजें महंगी होने वाली हैं। कोयले पर टैक्स 5% से बढ़कर सीधा 18% हो गया है। पर सबसे बड़ा जंप आया है डीमेरिट कैटेगरी में। कोल्ड ड्रिंक्स, बड़ी कारें और 350 सीसी से ज्यादा की बाइक्स जैसी लग्जरी चीजों पर अब 28% की जगह सीधा 40% जीएसटी लगेगा। अच्छा, अब जब हमने ये जान लिया कि टैक्स रेट्स में क्या बदल रहा है, तो सवाल ये उठता है कि ये टैक्स वसूलने और जमा करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? यानी किसे जीएसटी के लिए रजिस्टर करना जरूरी है? ये समझना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या नहीं, ये तय करने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर को समझना सबसे जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ही पैन पर पूरे भारत में की गई सभी तरह की सप्लाई, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो या एक्सपोर्ट हो, उन सबकी टोटल वैल्यू है। इसमें जीएसटी टैक्स खुद शामिल नहीं होता। तो रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है ना, वो इसी एग्रीगेट टर्नओवर पर तय होती है। अगर कोई बिजनेस सिर्फ सामान बेच रहा है तो उसे 40 लाख के टर्नओवर तक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस में सर्विसेज भी शामिल हैं, चाहे अकेले या सामान के साथ, तो ये लिमिट घटकर 20 लाख हो जाती है। अब सरकार का मानना है कि सर्विस इंडस्ट्री का दायरा बड़ा है, इसलिए उनके लिए नियम थोड़े सख्त हैं। और हाँ, पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट के स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों के लिए ये लिमिट्स और भी कम रखी गई हैं। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, ई कॉमर्स विक्रेताओं के लिए नियम। भारत का ऑनलाइन बाजार जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इनके लिए बनाए गए खास नियमों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या कोई Amazon, फ्लिपकार्ट या ऐसे ही किसी दूसरे ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर अपना सामान बेचता है? अगर हाँ, तो अगले कुछ नियम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा फर्क बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। ऑनलाइन बेचने वालों के लिए ये सबसे जरूरी बात है। अगर कोई सिर्फ अपने ही राज्य के अंदर सामान बेचता है तो उसे 40 लाख के टर्नओवर तक रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरे राज्यों में सामान बेचना शुरू करता है, यानी इंटरस्टेट सेलर बन जाता है, तो उसे पहली बिक्री से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जी हां, उनके लिए टर्नओवर की कोई छूट नहीं है, जीरो थ्रेशोल्ड है। और ये नियम सिर्फ इंटरस्टेट सप्लायर्स पर ही नहीं रुकता। कुछ और भी कैटेगरीज हैं जिन्हें टर्नओवर की चिंता किए बिना रजिस्टर करना ही पड़ता है, जैसे खुद Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, या फिर कैजुअल टैक्सेबल व्यक्ति, मतलब वो लोग जो कभी कभी किसी दूसरे राज्य में जाकर किसी मेले या प्रदर्शनी में सामान बेचते हैं। इन सभी के लिए टर्नओवर की छूट लागू नहीं होती।
अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, नियमों का पालन न करने की भारी कीमत। ये समझना जरूरी है कि सरकार कंप्लायंस को लेकर कितनी गंभीर है और लापरवाही के क्या नतीजे हो सकते हैं। जीएसटी कानून में 21 बड़े अपराधों की लिस्ट है। ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है जो दिखाती है कि चूक की कितनी गुंजाइश है और सरकार इन पर कितनी सख्ती बरत रही है। और इन 21 अपराधों में कई ऐसी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में भी हो सकती हैं, जैसे बिना पक्के बिल के सामान बेचना, फर्जी बिल बनाना या जब रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाए तब भी उसे न करवाना। और हाँ, टैक्स बचाने के लिए अपनी असली बिक्री को कम दिखाना, ये भी एक गंभीर अपराध माना जाता है। तो सजा क्या है? इन 21 बड़े अपराधों के लिए जो स्टैंडर्ड जुर्माना है वो है 10,000 रुपए या टैक्स की रकम, जो भी ज्यादा हो। ये जो भी ज्यादा हो वाला हिस्सा इसे बहुत महंगा बना सकता है, खास तौर पर अगर टैक्स की रकम बड़ी हो तो। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT का ये बयान सरकार के इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। संदेश सीधा है, ग्राहकों से वसूला गया जीएसटी सरकार का पैसा है जिसे बिजनेस के वर्किंग कैपिटल या निजी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बस इसीलिए जुर्माने इतने सख्त रखे गए हैं। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं कि कंप्लायंस यानी नियमों का पालन करना फायदेमंद क्यों है। ये सिर्फ जुर्माने से बचने की बात नहीं है, बल्कि ये तो बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक जरिया भी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा फायदा है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC। इसका सीधा सा मतलब है कि एक कारोबारी अपनी खरीदारी पर जो टैक्स चुकाता है उसे अपनी बिक्री पर लगने वाले टैक्स से घटा सकता है। इससे होता यह है कि टैक्स पर टैक्स लगने की समस्या खत्म हो जाती है और लागत कम होती है। तो संक्षेप में कहें तो जीएसटी रजिस्टर्ड होना सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, बल्कि एक बिजनेस टूल है। इससे ITC क्लेम करके लागत घटती है, पूरे देश में बिना रोक-टोक व्यापार हो पाता है और बड़े क्लाइंट्स और सरकारी टेंडर्स के सामने विश्वसनीयता बढ़ती है। एक साफ सुथरा कंप्लायंस रिकॉर्ड भविष्य में बिजनेस लोन लेने में भी मदद करता है। कुल मिलाकर ये व्यापार को एक मजबूत और कानूनी पहचान देता है। तो अंत में ये सवाल उठता है, क्या GST 2.0 एक आसान भविष्य की तरफ एक कदम है या ये कारोबारियों के लिए एक नई चुनौती है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि कारोबारी इन बदलावों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और अपनाते हैं।